हेलो। जी जी। ठीक है, मैं बस हूँ, मैं सामने ही हूँ, है जैसे। ठीक। हेलो। अधान, आई एम ऑडिबल बेटा? जी सर। हाँ जी, आपने बेटा कोई पहली क्लास अटेंड की है? सर 2 क्लासेस अटेंड किए हैं पहले। तो कर लिया आपने अटेंड? जी 2 क्लासेस अटेंड किए। तो वेक्टर्स तो फिर आपने कर लिया है ना, या कुछ जी रह गया सर। वेक्टर्स? नहीं सर, कर ले दो। कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग मोशन इन मंडी करते हैं फिर आज। या कुछ रह गया तो बता दो, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है या कुछ है, अगर वेक्टर्स में कुछ करना चाहते हो तो बता दो, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और अब चॉइस भी आप बता दो, जैसे लॉज ऑफ मोशन है, काइनेमेटिक्स है, क्या करना चाहोगे? सर रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर तक कर लिया था मैंने। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कर लिया था आपने, तो डॉट हाँ प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करा था आप लोगों के साथ? जी, रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर तक कर लिया था। ये आखिरी ठीक है, चीज, ये टॉपिक किया था, इसके क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन हम लोगों आखिरी। ने किए थे। ओके जी ओके। तो चलिए फिर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दें आपको, कंप्लीट कर देते हैं टॉपिक को। जी जी श्योर सर। चलिए तो देखें कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is defined as AB cos theta, where A and B are the magnitudes of vector A and vector B. तो A डॉट B, दो वेक्टर्स में जो A डॉट B है वो डिफाइंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा से। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये वेक्टर अलजेब्रा का, कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों वेक्टर्स हैं, और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है जी सर समझ गए। तो मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? जी सर। तो ये मतलब थोड़ा यह है कि कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे। जैसे हमने एडिशन में सीखा था कि अगर वेक्टर्स आई जे के में एक्सप्रेस्ड हों तो उन्हें ऐड कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक सिंपल अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाता है ये, जैसे लाइक टर्म्स आर एडेड इन अ सिंपल अलजेब्रा। तो वंस वी एक्सप्रेस वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के, देन जो ऑपरेशंस होते हैं, है ना, डॉट लेना, क्रॉस लेना, ऐड करना, है ना, तो वो बहुत सिंपल हो जाते हैं, मतलब उनका एक मैथमेटिकल वे आ जाता है हमारे पास। ठीक है ना,
तो चलिए अब देखते हैं कि आई डॉट आई को कैसे डिफाइन करें। तो हमने यूनिट वेक्टर्स की बात कर ली थी क्या? यूनिट वेक्टर्स जैसे आई जे के, ये आप जानते हैं क्या होते हैं? नहीं सर। नहीं जानते? चलिए ठीक है, तो पहले हम ये बात कर लेंगे यूनिट वेक्टर होते क्या है। ओके, तो यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो यूनिट वेक्टर जो होता है इज अ वेक्टर whose magnitude is 1। ठीक है, जैसे मान लो कोई वेक्टर है, तो हम जानते हैं वेक्टर में होता ही क्या है भाई, या तो उसका मैग्नीट्यूड होता है या उसका डायरेक्शन होता है, राइट। तो हम किसी वेक्टर को ना ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये एक यूनिट वेक्टर है। यानी ए कैप की बात करें, ए कैप है क्या? ए कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है ना, यानी यूनिट वेक्टर नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड उसका यूनिट है और वेक्टर है भाई, डायरेक्शन तो हो गई। तो किधर है इसका डायरेक्शन? तो हम कहेंगे अगर ये ए कैप है तो उसका डायरेक्शन होगा सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर ए। जैसे बी कैप है तो बी कैप किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना। सिमिलरली सी कैप, डी कैप, कुछ भी कोई भी हो। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन देने के लिए यूज होता है। यानी उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है? टू गिव द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, राइट। डिनोट कैसे करते हैं उसे? कैप से, यानी ए कैप, बी कैप, जो ऊपर हमने सिंबल लगाया है, ठीक है ना, भी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो इसे रीड कैसे करते हैं? ए कैप, है ना, बी कैप। तो अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेके आए, ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन देने के लिए इसे यूज करते हैं। चलिए अब समझें कि डायरेक्शन देने के लिए कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं यहाँ पर 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। वो क्या है? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, तो पहले तो देखते हैं ये है क्या। तो जैसे आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। तो ये आई कैप है क्या? ये क्या है? यूनिट वेक्टर इन दी प्लस एक्स डायरेक्शन। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है। तो एक्स का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव भी है ना। ऑरिजिन के राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आप जानते हैं। तो जो वेक्टर प्लस आई एक्स के अलोंग होगा उसे हम बोलते हैं आई कैप। सिमिलरली जो प्लस वाई के अलोंग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जे कैप। तो ये बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे हम बोल देंगे प्लस वाई डायरेक्शन। और के कैप क्या होता है? जो प्लस जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन। अब इससे फायदा सर क्या हुआ? जेड डायरेक्शन कौन सा होता है? जेड डायरेक्शन कौन सा होता है, हम देखिए बात करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा जो जिस रूम में तुम बैठे हो, फ्लोर को देखो, नीचे फ्लोर। तो ये मैंने बना दिया फ्लोर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब फ्लोर है आपका। ठीक है, अब आप फ्लोर पे हाइट वॉल को देखें जो ऊपर जा रही है, वर्टिकल वॉल। तो मान लो ये जो रेड है, एक कलर रेड कलर से लेता हूँ, ये ऐसी लाइन है जो मैं बनाऊंगा तो इसी प्लेन में, बट वो क्या होगी? एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगी और वाई के भी परपेंडिकुलर होगी। तो इसे हम कह देंगे जेड एक्सिस। क्या समझ में आ रहा है? अपवर्ड्स है अपवर्ड भी है, ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे एक राइट हैंड थंब रूल अप्लाई होना होता है, यानी एक्स क्रॉस वाई, है ना। एक्स को वाई की तरफ घुमाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। एक्स को वाई की तरफ घुमाएंगे तो जो थंब डायरेक्शन देगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्लस जेड एक्सिस, और उसके अपोजिट जो नीचे होगी वो क्या होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसे कुछ ऐसे भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक क्यूब बना लेते हैं, ऐसा कोई क्यूब बना लेते हैं। मान लो तुम्हारा रूम है ये, और मैंने ये फ्लोर बना दिया। ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है सपोज, और ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस है। ओके, तो ये वाला जो प्लेन है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई और प्लेन। और एक्स को राइट हैंड थंब रूल जो 10th में सीखा था आपने, एक्स को वाई की तरफ घुमाओ उंगलियां, थंब ऊपर आता है। तो यानी थंब जो ये लाइन है ये क्या है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। ठीक है ना। तो ये ऑरिजिन है 0,0, तो तीनों जीरो होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो पता है आपको, ठीक है ना। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस कौन सी होगी?
कौन सा कलर यूज कर लें, ये देखो इसको पीछे ले जाओ, एक्स एक्स को पीछे ले जाओ, तो ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस। वाई को पीछे ले आओ, इसका लॉन्ग एक्सटेंड कर दो, दिस इज द माइनस वाई एक्सिस। और जेड जो ऊपर है उसे नीचे एक्सटेंड कर दो, तो दिस इज द माइनस जेड एक्सिस। क्या क्लियर है? जी सर। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बना देता हूँ। ये जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन से एक लाइन मैंने बना दी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, मान लो तुमने पी पॉइंट है ये, ठीक है ना? तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर मान लो इस क्यूब की साइड है ए, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब तीनों स्मॉल ए है, तो मान लो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहता हूँ, तो बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर पी के पॉइंट का मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स बताने आपने, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स। तो आपको कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं? कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? जी सर। तो बताइए कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स? सर जो पोजीशन जिस तरफ मूव हो रही होती है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, उनके नंबर्स लिख देते हैं और नहीं, तो पोजीशन के अभी 28। स्मॉल ए के टर्म्स में क्या बोलना चाहोगे? क्यूब है ये, है ना? क्यूब क्यूब समझते हैं ना, सारे एजेस जी सेम है। सर। जी तो सर। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखने हैं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या करें? वो पहले पॉइंट से लिखना है, हाँ, केवल ये पी पॉइंट है ना, ये दिख रहा है पी पॉइंट। मतलब पी पॉइंट पहला पॉइंट वहीं, वो पहला वहीं से लिखना है या फिर लाइन से जो जा रही है? नहीं नहीं, ओके, ये पॉइंट है, खाली पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा मैं कि यहाँ से वहां गया, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ पी पॉइंट के स्पेस में। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बताता हूँ, जैसे केवल एक्स और वाई पॉइंट हो, कोऑर्डिनेट हो, मान एक्सिस एक्स और वाई, और ये पी पॉइंट यहाँ पे हो कहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन दी एक्स एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ से, इसी को बोलते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट। जी, और ऊपर से और वाई केवल, सेम। है ना, मालूम है? तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये जो भी डिस्टेंस होता है इसे क्या बोलते हैं? इसका वाई कोऑर्डिनेट, राइट? जी सर। और इसी केस में अगर मैं कहूँ कि जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है पॉइंट, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस बेसिकली यहाँ से पास कर रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या आएगा? जेड 0। अच्छा। ठीक है ना? जी सर। तो उसी तरीके से अगर मैं पीछे जाऊं और आपसे कहूं कि ये पी पॉइंट है, तो क्या करोगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऑन दी एक्स एक्सिस, तो ये लेंथ आएगी, केवल ये लेंथ आएगी, तो ये कितना है? स्मॉल ए, तो ये हो गया ए। ओके, और वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये डाला परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ कितनी आ गई? अगेन ए। सिमिलरली तुमने यहाँ से वाई एक्सिस जेड पे, बल्कि जेड पे परपेंडिकुलर डाला, ये देखो लाइन जेड पे परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, तो ये भी लेंथ कितनी है? ए। ए। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए? ए कॉमा ए कॉमा ए। क्या समझ में आ रहा समझ गया सर, है? बस समझ गया क्या किया। यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना होता है ना, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन दैट एक्सिस, तो ऑरिजिन से जो दूरी होती है दैट इज द कोऑर्डिनेट, है ना? एक्स एक्सिस से है तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई से है तो वाई कोऑर्डिनेट, सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट। क्लियर है? जी सर। चलिए, तो हम कहाँ थे, हम क्या बात कर रहे थे? हम लोग थे कि तीन वेक्टर हैं आई जे एंड के। तो आई क्या है? वेक्टर इन दी प्लस एक्स डायरेक्शन, और जे क्या है? वेक्टर इन दी प्लस वाई डायरेक्शन, और के क्या है? वेक्टर इन दी यूनिट वेक्टर इन दी प्लस जेड डायरेक्शन। अगर प्लस एक्स के अलोंग प्लस आई है, तो माइनस एक्स के अलोंग क्या होगा? माइनस आई, है ना? माइनस आई जी समझते सर। हैं? माइनस आई समझते हैं क्या होता है? माइनस आई, माइनस आई वो होगा माइनस एक्स लेफ्ट। हाँ, मतलब उसका डायरेक्शन होगा माइनस एक्स के अलोंग, हाँ जी। है ना? यूनिट वेक्टर है और इसका डायरेक्शन जो है मतलब क्या है? माइनस एक्स के अलोंग। ठीक जी। है, क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब ये आई जे के डिफाइन करने से क्या फायदा मिला हमें, है ना? तो ये इस पर आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं केवल अभी एक्स और वाई की बात करूंगा, जेड की बात नहीं करता, जैसे सिंपल थोड़ा सा आपको समझ में आए, ठीक है। तो मान लो कोई फोर्स है जो आप लगा रहे हैं प्लस एक्स डायरेक्शन में, है ना, F1, और ये मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, F1 लिख दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने बताया था कि वेक्टर ए में दो ही चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। तो अगर 10 आई कैप आपको नजर आता है तो आप समझ जाते हो देखते ही कि 10 तो उसका मैग्नीट्यूड है, और आई कैप क्या बता रहा है कि दिस वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। तो अगर मान लो मैं कोई लिख दूं F2 20 जे कैप, तो क्या समझ में आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन किस लाइन के अलोंग है, किस तरफ है डायरेक्शन इसका? और सर एक लेफ्ट डायरेक्शन में। हाँ जी बेटा, नहीं 20 जे जो है, अच्छा 20 जे का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है? सर 20 न्यूटन के फोर्स से वायर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, सॉरी वाई नेगेटिव, नहीं प्लस ऊपर वाई की तरफ, ऊपर की ऊपर की तरफ तरफ, प्लस है जी। ठीक है ना। तो समझ गए आप कि आई जे के लग जाने से क्या होता है, हमें डायरेक्शन मिल जाता है ना, हम समझ जाते हैं कि दिस वेक्टर इज अलोंग दिस वेक्टर, ठीक है ना। अब ये आई जी जे सर। के तो चलो एक्स वाई जेड में हो गए, लेकिन अगर मैं लिख दूं कि कोई वेक्टर है बी, ठीक है जी, वेक्टर है बी और उसका मैग्नीट्यूड है 20 और मैंने लिख दिया ए कैप, इसका क्या मतलब निकला? इसका मैंने ए कैप लिख मैग्नीट्यूड दिया, 20 है, मैग्नीट्यूड ठीक है, 20 है। और डायरेक्शन किधर है? हाँ जी, डायरेक्शन किधर है? नहीं पता 20 के आगे क्या लिखा है मैंने, ठीक है, और ए कैप का मतलब क्या होता है? ठीक है सर। एक कैप का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। नहीं चलो ए कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, सही बात है, यूनिट वेक्टर है तो जी मैग्नीट्यूड तो 1 है। जी तो ए जी। कैप का डायरेक्शन किधर है? टी वेक्टर ए के डायरेक्शन की तरफ होगा ना। नहीं, ए कैप का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए के अलोंग, और वेक्टर ए किधर है अभी हमें नहीं पता, जहां भी होगा, जिधर भी होगा, तो ए कैप क्या है, वेक्टर ए के अलोंग। डायरेक्शन जी। क्या क्लियर है? जी सर। ओके। और यहां से एक चीज और निकल के आती है, अगर वेक्टर ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ए कैप को कैसा लिख सकता हूं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, लिख सकते हैं ऐसा। जी सर। यानी किसी भी वेक्टर को अगर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट हाँ वेक्टर, डायरेक्शन दिया जी। है ना, ये आता है। जी चलो ठीक है, चलिए। तो अब हमने ये सीखा कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आइडिया हमें लग गया। ओके। जी सर। अब हम यहाँ सीखते हैं कि आई डॉट आई कैप क्या होगा, क्या लगता है क्या होना चाहिए, डेफिनेशन क्या थी ए डॉट बी? और यहाँ पे ए भी आई है, बी भी आई है, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर दोनों आई है ना। और रिकॉल करो, ए डॉट बी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, where theta is the angle, where theta is the angle between A and B, ए एंड बी। ऐसे करते हैं ना। जी तो अब अगर मैं आई डॉट आई निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, पहले वाले आई का मॉड, दूसरे वाले आई का मॉड मैग्नीट्यूड, और फिर एंगल कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द
तो आई और आई में एंगल क्या होगा? अगर हम कहें कि आई और आई में एंगल थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बेस अपॉन नहीं यार, बेस की बात नहीं यहाँ पे। कॉस, चलो कॉस तो कॉस है, बट थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। थीटा क्या होगा? दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल क्या है? अगर दो वेक्टर पैरेलल दोनों सेम डायरेक्शन में हो उनके बीच में एंगल क्या होगा? जीरो, राइट, जीरो। जी क्योंकि पहले वाला आई बी प्लस एक्स के अलॉन्ग है, दूसरे वाला आई बी प्लस एक्स के अलॉन्ग है। तो दोनों वेक्टर अगर प्लस एक्स के अलॉन्ग है तो उनमें एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो ही होगा, सीधी लाइन जीरो मिल होगा। जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे cos जीरो। और cos जीरो क्या होता है? ओ cos जीरो जीरो ही हो जाएगा ना? 1। अच्छा हाँ, साइन सॉरी जीरो, सर, वन वन, जी साइन जी जीरो जीरो होता है, cos जीरो 1। ठीक है ना? जी जी। तो ये पहले वाला आई भी 1 हो गया, दूसरा वाला आई भी 1 हो गया, और cos जीरो भी 1 हो गया। और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका मतलब आई डॉट आई क्या आ गया हमारा? 1। क्या ये क्लियर है? जी सर। सिमिलरली अगर मैं कहूँ जे डॉट जे, तो ये भी 1 ही आना चाहिए, है ना? सेम केस है भाई, जो आई डॉट आई वैसे ही जे डॉट जे। हाँ जी सर, वन आ जाएगा। और के डॉट के, ये भी 1 ही आना चाहिए। जी सर। चलिए इसे नोट कर लो और फिर देखते हैं कि आई डॉट जे क्या आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आई डॉट जे क्या आएगा, क्या बोलोगे? पहले एंगल का मॉड और पहले वेक्टर का मॉड, सीधा 1 ही ले रहा हूँ, और दूसरे वाले जे यानी उसका मॉड, और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। आई और जे में एंगल क्या होगा? आई और जे का एंगल, एक सेकंड सर, 90 डिग्री। और कॉस 90 क्या होता है? cos 90 होता है और अंडर रूट 2 होता है सर, याद नहीं है, टेबल भूल याद गई। नहीं, कॉस 90 जीरो होता है। जी, ठीक है ना? cos 1 इंटू 90। 1 इज 1, और 1 इंटू जीरो, ये आ गया जीरो। तो ये यहाँ पे लिख दोगे, सिंस कॉस 90 इज जीरो। ठीक है? जी सर। तो आई डॉट जे, तो अब ये जनरल रूल है, जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो एंगल 90 है और cos 90 जीरो होता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? हमेशा जीरो, जी सर, जब भी एंगल है ना? 90 है। हाँ, whenever two vectors are perpendicular then the dot product is जीरो। जीरो। तो सिमिलरली आई डॉट जे जो हमने कर लिया, तो आई डॉट के कितना होगा? सर ये भी जीरो हो जाएगा ना? बिल्कुल। और जे डॉट के की बात करें, ये भी जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये एकदम क्लियर है हमें कि अब एकदम याद हो गया कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ठीक है? आई डॉट जे जीरो होता है, जे डॉट जीरो के होता है। जीरो होता है, जी आई डॉट जीरो होता है। सही। जी। अब हम एक फॉर्मूला यहाँ ड्राइव करने जा रहे हैं कि अगर दो वेक्टर हमें गिवन हो ए एंड बी और दोनों आई जे के में एक्सप्रेस्ड हो, तो पहले ये जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर ए है और वो लिखा है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, तो ए एक्स आई कैप क्या होता है? कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना? ये जाने हम कि अगर कोई भी वेक्टर आई जे के में ऐसे एक्सप्रेस होता है, तो यहाँ पर ए एक्स आई कैप द कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द एक्स डायरेक्शन। क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो भी वेक्टर ही होता है। ठीक है ना? हेलो, जी सर, जी सर, जी सर। है ना? किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो भी वेक्टर ही होता है। तो जो जी। एक्स कंपोनेंट होगा वो ए एक्स आई होगा। सिमिलरली ए वाई जे जो है, ए वाई जे वो क्या है? कंपोनेंट इन दी Component of A in the y-axis, वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया? in the z-axis. जेड एक्सिस। Component of और केवल ए एक्स बोले तो क्या है? ये इसके एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। तो ए एक्स को बोले तो क्या है ये? इट x इज द component का magnitude. मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट, ऑफ द एक्स कंपोनेंट। तो कंपोनेंट तो आपने सीख ही लिया था लास्ट क्लास में।
तो सिमिलरली ए वाई केवल लिखें तो ये मैग्नीट्यूड है वाई कंपोनेंट का, Y और ए जेड लिखें तो मैग्नीट्यूड है जेड Z कंपोनेंट, component. ठीक है ना, इसे नोट कर लें। क्लियर है? जी सर। अब आते हैं कि अगर दो वेक्टर गिवन हो, वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर गिवन है आपको बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, यानी ए डॉट बी निकालना है। तो ये कैसे किया जाए? सर एक तो इसको क्या करेंगे, पहले टर्म को इस पहले के साथ डॉट लेंगे, फिर हाँ पहली जी, का दूसरे से डॉट लेंगे, फिर पहली का तीसरे से डॉट लेंगे, फिर है दूसरे ना? का तीसरे से, फिर तीसरे का तीसरे से। बिल्कुल। अब जैसे ए एक्स आई का अगर मैं बी एक्स आई से डॉट लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई, आई डॉट आई, ये लिखूंगा ना। जी और अगर ए एक्स आई का बी से डॉट लूंगा तो क्या आएगा, ए एक्स बी वाई, यहाँ पे आई डॉट जे, जी सर। और सिमिलरली तीसरे से लूंगा तो ए एक्स बी जेड और आई डॉट के। जी समझ आ रहा है ना? जी सर, लिख रहा हूँ। अब सिमिलरली अगर मैं बी ए वाई जे, अब इसका डॉट लेता हूं मैं इन तीनों से, तो क्या किया जाए, इसका डॉट पहले इससे, फिर इससे और फिर इससे, तो क्या लिखें, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ठीक है, जी जी जी। और ये फिर है। ए वाई बी वाई जे डॉट जे, और फिर ए वाई बी जेड जे डॉट के। सही है? जी और फिर हम ए जेड का पहले इससे डॉट, फिर इससे डॉट और फिर इससे डॉट ले लें, तो क्या आएगा, ए जेड बी एक्स आई डॉट के, ए जेड बी वाई जे डॉट के, और फिर ए जेड बी जेड के डॉट के। क्या ये समझ में आ रहा है? जी सर, समझ गया। ठीक है ना? अब इसको कैलकुलेट सा कर लो। अब तुम्हें मालूम है भाई आई डॉट जे जे डॉट ये सब जीरो होते हैं, है ना? तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है मैं वो लिख रहा हूँ, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आने वाला है। क्योंकि जो टर्म जीरो होने वाली है वो आप ऑलरेडी देख लोगे। जैसे कौन कौन सी कैंसिल आउट हो जाएंगी, अगर मैं, चलो आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के हाँ, जीरो, ये दोनों, ये जीरो, आई ये डॉट जीरो, की जीरो, जीरो डाई जीरो, ठीक है ना, ये जीरो डाई टर्म्स, जीरो। बिल्कुल, जी, तो ये टर्म्स चली जाएंगी और ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और फिर वो क्लियर है? तीन को मिल- जी तीनों आ जाएंगे। तो अब हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया कि अगर दो वेक्टर आई जे के में एक्सप्रेस होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेने का फॉर्मूला हमें मिल गया कि ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, राइट? जी क्लियर है? सर। जी जी चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग अ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना? जी तो मैग्नीट्यूड को ड्राइव कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मॉड ए यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे वेक्टर ए गिवन है आपको, तो ए का अपने आप से डॉट अगर लेना हो तो उसको दोबारा लिख दो। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में तो लिख देता हूँ मैं ए डॉट ए, और राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला भी ड्राइव किया था वो लिख लेते हैं, यानी
सीधा लिख देता हूँ, है ना, या तो ये ax इंटू बी एक्स होता है तो अभी ax इंटू एक्स हो जाएगा, तो ax का स्क्वायर, दिस इज ay का स्क्वायर और दिस इज az का स्क्वायर। क्या क्लियर है ये? जी सर। और अब हमें मालूम है डेफिनेशन जो थी a डॉट a की, है ना, a डॉट a क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड इनटू cos थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा 0, जी। ठीक है। तो cos 0 क्या होता है 1, 1 राइट। तो इसका मतलब मॉड a, सॉरी, a डॉट a को लिख सकते हैं मॉड a का स्क्वायर। क्लियर है? जी। तो ये मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया और ये टर्म आपके सामने है। तो यहाँ से मॉड a का एक फॉर्मूला आ रहा है, क्या है, इसका अंडर रूट ले लो, तो हमें एक फॉर्मूला मिलने जा रहा है कि वी कैन गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बाय दिस फॉर्मूला। तो देखिए क्लियर है? जी सर, लिख रहा हूँ। समझ गया सर। ठीक है। जी। अब इसके एप्लीकेशन ले लेते हैं। जैसे कि मान लो वेक्टर ए मैंने गिवन किया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और वेक्टर बी दिया मैंने i प्लस j प्लस k। अगर मैं अब आपसे कहूं कि फाइंड a डॉट b, फाइंड द फॉलोइंग, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। तो पहला पार्ट a डॉट b, तो a डॉट b क्या हो जाएगा? सर ए डॉट बी, एक सेकेंड, और 2 आई डॉट आई, हाँ तो अब देखो, अब i डॉट i का नहीं जरूरत 1 नहीं है हमें। 1 हो जाएगा, 2 आ हाँ 2 जाएगा इंटू सीधा वन, सीधा आंसर। 2 इंटू वन, है ना, जी, 2 2 इंटू वन, प्लस ax 3, इंटू बी एक्स, तो 2 इंटू 2 1, सीधा 3 इंटू 1 3, 3 4 इंटू 1 प्लस 4, 4 तो इट इज 9, 9। है ना। तो a डॉट बी कितना आ रहा है हमारा 9, राइट। और सेकंड में पूछता हूँ कि चलो मॉड ए निकालो, तो मॉड ए कितना होगा? और फॉर्मूला लगाएंगे सर। हाँ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपने क्या सीखा था, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर az का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या आ रहा है 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी रूट 20, 4 5 25 29, अंडर रूट 29। अंडर रूट 29। अब b का मॉड निकाल दो, b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये तो 1 आ जाएगा ना, अंडर रूट 1। 1 नहीं आएगा, क्योंकि i का जो कोफिशिएंट है b में 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट 3, है ना, अंडर रूट 3 आ जाएगा, जी जी। क्योंकि केवल i है, केवल j है, केवल k अंडर, नहीं है, ये i प्लस j प्लस k है ना, तो ये जी। अंडर रूट 3, रूट 3। अब इसका नेक्स्ट पार्ट निकालना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब हमें मालूम है ए क्या था, और ए का मॉड क्या था, और बी का मैग्नीट्यूड क्या था, ये हमें मालूम है, ठीक है ना। अब एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालने का एक स्टैंडर्ड वे है, तो समझ में आ भी रहा होगा
कि a डॉट b जो होता है वो होता है मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाता है a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। ये फॉर्मूला हो गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का। अगर दो वेक्टर्स हमें गिवन है तो वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखो क्लियर है ये? जी सर। तो a डॉट b ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, है ना? लास्ट पेज पे देख लेते हैं कितना आया था। तो a डॉट b आया था 9, 9 है ना? 9 आया था। जी। तो चलिए देखते हैं। तो a डॉट b तो आ गया 9 और ये आ गया a रूट 29 और ये आ गया रूट 3, 3 ठीक है ना? तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ दो वैसे तो, ठीक है ना? यहाँ इसको रूट के अंदर 81 और ये 29 और ये 3 लिख दो। और 3 से अगर इसे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 7 जा, तो 27/29 का रूट आ गया ये। 27/29 ठीक है जी? जी। तो ये तो क्या cos थीटा की वैल्यू आ गई। और अगर थीटा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक जैसे cos थीटा अगर 27/29 का रूट है तो थीटा को हम लिखते हैं cos इनवर्स 27/29 का रूट, ठीक है? ऐसे लिख देते हैं जी। तो ये एंगल बताने का एक तरीका है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है ये। जी जी। चलिए तो इस तरीके से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है? जी जी। तो अच्छा एक यही है, क्वेश्चन, यही एंगल है, ये फाइनल आंसर हाँ है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। क्योंकि देखो अगर मान लो cos थीटा मान लो 1/√2 आ जाए तो हम जानते हैं कि थीटा 45 होता है, ठीक है ना? तो यहाँ तो थीटा 45 दे दो तो याद है, या फिर थीटा बोल दो इट इज cos इनवर्स 1/√2, ये भी सही है, ऐसा भी दे सकते हैं। ये लगवाता है कि cos इनवर्स 1/√2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 45 डिग्री या 5/4, ओके? बट समटाइम्स हमें वैल्यू नहीं पता होती, जैसे cos थीटा आ गया 5/6, 5/6। अब हमें क्या पता भाई क्या वैल्यू आ रही है, टेबल तो देखे नहीं देखा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हाँ cos इनवर्स फॉर्म में लिख के दे सकते हैं, ठीक है? जी सर। चलिए अब एक छोटा जैसे ये ए और बी मैंने गिवन किया है तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ कि फाइंड अ वेक्टर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is same as that of A and direction is same as that of B। यानी एक नया वेक्टर ढूंढना है, कोई वेक्टर सी ढूंढना है ऐसा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ए के बराबर हो और डायरेक्शन क्या हो, बी के अलाउंग। तो क्या किया जाए, तो यहाँ पर हमें सोचना ही है कि वेक्टर में होता क्या क्या है। हम कहेंगे लेट दैट वेक्टर बी एक्स बोल दो, चलो अननोन को एक्स बोलते हैं ना, जी। तो बोलते हैं लेट दैट वेक्टर बी एक्स, ठीक है? अब हमें मालूम है कि वेक्टर में दो ही तो चीजें होती हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। तो उसका मैग्नीट्यूड तो ए होगा और सही है, डायरेक्शन बी होगा। बस तो डायरेक्शन देने के लिए बी कैप और डायरेक्शन के लिए ए मैग्नीट्यूड, है ना? तो ए का जो मैग्नीट्यूड था वो तो था √29 और बी कैप क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा अभी, क्योंकि बी कैप मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना? वेक्टर को अगर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो इक्वेशन अब √3 के ऊपर डाल देंगे।
यानी रूट 29 तो रहने दें ऐसे, और वेक्टर सॉरी बी क्या दिया था मैंने, i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 3 हो गया। हाँ बिल्कुल, और रूट 3 को फिर यहाँ ले आओ, ठीक है ना, तो ये अंदर ही आ जाएगा इसके, तो यही हमारा आंसर है एक्चुअली, ठीक है ना, रूट 3 नीचे होगा, इसके यहाँ ले आओ और ये हमारा आंसर है, सही है, ओके। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट में बहुत सारे सवाल कर सकते हो, तो मैं बहुत सारे सवाल अभी नहीं करा रहा, वो आपकी बुक से या जैसे भी करो, कराना है तो कराते रहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह है कि आप जल्दी से मेन उसमें आए, जैसे काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में आए, काफी हो चुका होगा, 11th आधी हो चुकी है, राइट, तो जल्दी जल्दी आपको उस पर आना पड़ेगा, सीखते हो आपको, बिना बिना सीखे तो नहीं आना, तो वेक्टर से उतना पड़ेगा जितना रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी बहुत सारा वेक्टर नहीं पड़ेंगे, आफ्टर ऑल मैथ्स के क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे, करने को 1 महीना करते रहे, लेकिन उसका फायदा नहीं है, ठीक है जी सर। चलिए, तो अब हम यहाँ कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, एक सिंपल सा एक फैक्ट की तरह है, उसे देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, लेट्स सी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं है, जैसे अगर मान लो वेक्टर एक ए हमने ये लिया मान लो और ये बी लिया और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा, तो हमें मालूम है भी ए डॉट बी होता क्या है, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअली दो चीजों का प्रोडक्ट है, क्या है ये, वेक्टर ए का मॉड और कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, या रिजॉल्व पार्ट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो बी कॉस थीटा क्या चीज है, बी कॉस थीटा द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, क्या समझ आ रहा है? जी सर। जैसे मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बी है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ तो ज्योमेट्रिकली ए डॉट बी इज इक्वल टू, बस इतना लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, किसी एक को फर्स्ट कह दो, इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। आपको ये बात समझ में आई? जी सर, समझ गया, है ना, जैसे ए और बी में हमने ए को बोल दिया फर्स्ट, बी को बोल दिया सेकंड, तो अगर हम केवल फर्स्ट का मैग्नीट्यूड को बी का जो कंपोनेंट है या प्रोजेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी, ये उल्टा भी यही हो फैक्ट सकता है कहलाता है कि कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये भी हो सकता था ना? हाँ ये भी हाँ ये भी कर सकते, क्योंकि ए बी कॉस थीटा को हम ए इंटू बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं या बी इंटू ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात, ठीक है, बी इंटू ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो बस फर्स्ट और सेकंड किसे कहना है वो आपकी चॉइस है, अगर आप ए को फर्स्ट कह देंगे तो बी सेकंड हो जाएगा और बी को फर्स्ट कह देंगे तो ए सेकंड हो जाएगा, तो ये आपका जनरलाइज हो गया, ए डॉट बी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ द सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है जी समझ गया सर। अब यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स हैं, दो जैसे डायरेक्शन कोसाइंस, तो देख लेते हैं क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर मान लो वेक्टर ए एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा, वाई से बनाता है बीटा और जेड से बनाता है गामा, ठीक है ना, जैसे कि क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि अल्फा बीटा गामा कैसे हो? समझ गया हाँ, एक्स की डायरेक्शन में अल्फा, वाई पे
हाँ, so if a vector makes angle alpha, beta and gamma with the x, y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called its direction cosines. ठीक है, तो इसे नोट कर लें कि अगर किसी कोई वेक्टर अल्फा बीटा गामा बनाता है एक्स वाई जेड एक्सिस से, तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। नोट कर लीजिए। अब इनके एक्सप्रेशंस कि अगर कोई वेक्टर ए एक्स ए है ना उस फॉर्म में है तो क्या फॉर्मूला होगा, तो चलिए देखते हैं। लेट वेक्टर ए इज ठीक है, अब हमें cos अल्फा निकालना है, हमें क्या निकालना है, cos अल्फा। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे आई कैप से। अब जो आई कैप होता है वो क्या होता है, वो 1 आई कैप होता है, 0 जे होता है और 0 के होता है। तो a डॉट बी वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो ax इंटू 1 यानी ax 0 प्लस 0 लिख सकते हैं ऐसा जी। अब a डॉट आई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ i इंटू कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या एंगल था प्लस एक्स एक्सिस पे है ना, और i क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस। तो a डॉट आई क्या आ जाएगा, मॉड आई इंटू कॉस अल्फा। क्या क्लियर है जी। तो यहाँ से कॉस अल्फा का एक्सप्रेशन आ रहा है ए एक्स अपॉन मॉड ए। ठीक है जी सर। सिमिलरली कॉस बीटा क्या आएगा, यानी ए का डॉट किससे लेंगे, जे से। जी तो बीटा का जे से लेंगे, ठीक है ना। जी। हाँ तो सिमिलरली सीधा लिख देते हैं, कॉस बीटा इज ए वाई अपॉन मॉड ए अपन मॉड बी, ये होगा है ना, और कॉस गामा क्या आएगा, ए जेड अपॉन मॉड ए। क्या ये क्लियर है? जी सर। तो यहाँ एक सॉरी यहाँ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है। कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या आता है ना, तो रिजल्ट है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। तो cos अल्फा में याद है क्या था, ax अपॉन मॉड ए, और ये था ay अपॉन मॉड ए राइट मॉड ए, और ये था az अपॉन मॉड ए। तो यानी ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर और नीचे आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। और आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने ट्राई किया था कि मॉड ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर क्या होता है, यही होता है ना। हाँ फॉर्मूला अंडर रूट, यानी न्यूमरेटर और दोनों मॉड ए का स्क्वायर आ गया, यानी क्या आ गया 1। तो ये एक रिजल्ट है कि हाँ यानी स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन जो आता है किसी भी वेक्टर का हो है ना, वो क्या है 1। जी क्या सर अभी आपने आखिरी स्टेटमेंट क्या बोली थी? मैंने आखिरी स्टेटमेंट दी है, ये जो मैंने स्टार बना के लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हाँ ऑफ एनी वेक्टर, ऑफ एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्यों ना हो, ये ट्रू है हमेशा हर एक के लिए
कि अगर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो हमेशा क्या ना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस इक्वल टू आएगा, वो क्या आएगा 1। क्या ये क्लियर है? जी सर। चलिए, तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जाना। क्या ये पूरा समझ में आ गया? जी सर। तो हम अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कर लें? कर लेते हैं सर। तो यानी अभी आपने डॉट सीख लिया है और अब हम क्रॉस की बात। आपको फास्ट तो नहीं लग रहा? फास्ट हो गया, ज्यादा हो गया? नहीं 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 सर, समझ गया। यही है, क्योंकि वैसे भी अभी हमारे पहला टॉपिक है और आपको पूरी 11th करनी है ना? तो स्पीड चाहिए, बट है ना, इन कंट्रोल वे। समझ में आना इज अ मस्ट, बट स्पीड कम होना भी जरूरी नहीं है ना, क्योंकि करना है, काफी कुछ करना है। तो चलिए, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसे वैसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और पहले वाले को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, है ना? जो डॉट है ना, उसके आगे ब्रैकेट लिख देना। हाँ, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब हाउ इट इज डिफाइंड? तो मैं सीधा डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैथमेटिकल। अगर कोई दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, अगर ये ऑपरेशन करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के बराबर होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन एन, और डायरेक्शन होता है किसी एन कैप के अलाउंग, एक यूनिट वेक्टर है ना? हाँ, किधर है ये वो तो बताना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप, और आगे लिखेंगे वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane that contains A and B, ठीक है ना? जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी हैं, तो एन कैप क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। लेकिन परपेंडिकुलर में भी दो डायरेक्शन पॉसिबल है। जैसे तुम्हारा रूम का फ्लोर है, तो इसके परपेंडिकुलर एक अपवर्ड भी हो सकता है, एक डाउनवर्ड भी हो सकता है ना? तो उन दोनों में से डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ यूज किया जाता है राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल, दोनों में से राइट हैंड स्क्रू बोल देते हैं हम। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया आपने? जी सर जी। तो आगे लिखेंगे एज देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ एन कैप पॉसिबल, तो डायरेक्शन इज फाउंड, डायरेक्शन करेक्ट बोल दो, करेक्ट डायरेक्शन इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब। सही है? तो या तो राइट हैंड थंब की बात कर लेते हैं या राइट हैंड स्क्रू की बात करते हैं, ठीक है? तो इतना नोट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन कैसे निकालना। ओके, गुड। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालें। तो जैसे मान लो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, ये ए है और ये बी है ना? और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले वेक्टर्स को टेल टू टेल लगाऊंगा, फिर यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर रखेंगे कॉमन टेल पे, ठीक है ना? स्क्रू ड्राइवर समझ ना? स्क्रू ड्राइवर रख दिया हमने, और फिर हमने इसको घुमाया ए को बी की तरफ। इधर हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और जाएंगे हम क्लॉकवाइज। तो इस केस में क्या जाने वाले हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें ए को बी की तरफ रोटेट करना है वाया द स्मॉलर एंगल, ठीक है ना? ये आपने 10th में राइट हैंड थंब रूल पढ़ा भी हुआ है, मैग्नेटिक्स है ना? मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा जी सर, पढ़ा हुआ है। हाँ, तो राइट हैंड स्क्रू जो होता है बेसिकली क्या है कि राइट हैंडेड स्क्रूज होते हैं। वो कैसा, जैसे घरों में हमारे नॉर्मली वो यूज होते हैं कि अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं
तो वो नीचे जाते हैं, और एंटी घुमाते हैं तो ऊपर आते हैं। सर कोई भी क्लॉकवाइज चीज टाइप करनी होती है हमें। ज्यादा छोटा एंगल नॉर्मली क्लॉकवाइज घुमाने पे आएगा। अगर नॉर्मली मुझे क्लॉकवाइज घुमाना है तो वो क्या जाएगा मुझसे दूर, और एंटी घुमाऊंगा तो वही तरफ। कभी कोई चीज टाइट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, अच्छा क्लॉकवाइज, समझ गया। जी और लूज करनी है तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी में मेरी तरफ, क्लॉक में तुम्हारी तरफ। जी लेकिन दुनिया के सारे स्क्रू ऐसा बिहेव नहीं करते, ये राइट हैंडेड स्क्रूज होते हैं। यानी उसमें जो कहते हैं ना थ्रेड्स, चूड़ियां जो कटी होती हैं, वो इस तरीके से होती हैं कि अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आगे जाएगा, एंटी घुमाओगे तो तुम्हारी तरफ आएगा। तो इसलिए इसका नाम है राइट हैंड स्क्रू रूल। यानी जो स्क्रूज राइट हैंडेड होते हैं, तो जैसा वो बिहेव करते हैं वैसा डायरेक्शन मिलेगा आपको ए क्रॉस बी का। यानी कि आपने स्क्रू ड्राइवर रख दिया यहाँ पे, ग्रीन पॉइंट जो मैंने बनाया ए में, और ए को बी की तरफ घुमाया बाय द स्मॉलर एंगल। तो कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से डायग्राम। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, वो लूज होता है, बाहर आता है। क्लॉकवाइज होता है तो नीचे जाता है, डायरेक्शन अपवर्ड। तो इससे डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड। ठीक है ना। तो ये वर्ड्स में मैं लिखवा नहीं रहा है ना, या लिखवाने की जरूरत है, लिखवा दूं, खुद लिख देता हूँ ना मैं। ठीक है ना। तो इसमें तो बस इतना लिखेंगे, when A is rotated towards B via smaller angle, then direction of n cap is same as direction of movement of a right-handed या right-handed screw बोल सकते हैं, screw, राइट। तो जिस तरफ राइट हैंड स्क्रू जाता है वही दिशा होगी ए क्रॉस बी। सर अगर क्वेश्चन में कर रहे होंगे तो ऐसे लिखना होगा ना, बाय राइट हैंड स्क्रू रूल द डायरेक्शन इज अपवर्ड्स और डाउन। बस इतना ही बोलना है, पूरा समझाना तो है नहीं। तो बाय राइट हैंड स्क्रू रूल और बाय राइट हैंड थंब रूल, वी गेट दिस रिजल्ट। ठीक है जी। और राइट हैंड थंब तो आपको आता ही है, टेंथ में लगाया था आपने। ए सेम चीज थंब विल बी राइट। चलिए, तो ये हमने सीखा कि भाई ए क्रॉस बी का होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और डायरेक्शन होता है एन कैप के अलोंग, और एन कैप का डायरेक्शन हमने एग्जैक्टली निकाला, राइट। तो चलिए, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि आई डॉट आई क्या होता है, उसी तरीके से सीखते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होगा। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि आई क्रॉस आई की जब बात करूंगा मैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो जीरो आने वाला है। व्हाई? बिकॉज द एंगल इज जीरो एंड साइन थीटा इज जीरो। तो लिख लो ये जीरो है, और जे क्रॉस भी जीरो है, और के क्रॉस भी जीरो है। एस साइन जीरो इज जीरो। अब सवाल ये आएगा कि आई क्रॉस जे क्या आएगा, जे क्रॉस के क्या आएगा, है ना। तो उसके लिए एक रूल है, वो रूल थोड़ा सा लिख लेते हैं। वो क्या रूल है कि आई जे और के ये साइक्लिक ऑर्डर में लिख लो, जैसे क्लॉकवाइज लिखते हैं ना, आई जे के साइक्लिक। हाँ, तो अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे से हमें तीसरा वाला मिलेगा विद अ पॉजिटिव साइन, यानी के आएगा। अच्छा समझिए ना। और जे क्रॉस के करोगे तो तीसरा वाला यानी कि आई आएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो तीसरा वाला यानी कि जे पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक बात है। अब जैसे हमें एक चीज मालूम है कि ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर है तो बी क्रॉस ए का नीचे है। हो गया सर? जी जी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो यहां से अगर मैं जे क्रॉस आई की बात करूंगा तो मुझे माइनस के मिलेगा।
k क्रॉस j की बात करूंगा तो मुझे माइनस आई मिलेगा, और यहाँ i क्रॉस k की बात करूंगा मुझे माइनस j मिलेगा। जी अच्छा, उल्टा जब करेंगे जब, उल्टा करेंगे, ठीक है ना। एंटी तो क्लॉकवाइज। हाँ, उसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई अगर इसी डायग्राम में जो मैंने डायग्राम बनाया कि अगर आप ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज तो थर्ड वाला मिलेगा विद द नेगेटिव साइन, है ना। जी अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थर्ड वन विल बी ऑब्टेन विद द नेगेटिव साइन। जी सर। तो चलो ये हमें समझ में आ गया, मतलब बेसिक जो इसका अलजेब्रा है वो हमें क्लियर हुआ। अब हम जाने कि अगर ए और बी दोनों ही आईजेके में एक्सप्रेस्ड हैं, है ना, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो सपोज वेक्टर ए है आपका ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं और इसका वर्किंग रूल भी है, यानी एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट। तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मैं जैसे हमने क्रॉस डॉट में किया था, इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस और इसका इससे क्रॉस, निकालना क्या है? ए क्रॉस बी। अच्छा बस, ठीक है। अब एक फॉर्मूला निकालना है ए क्रॉस बी का, अच्छा फॉर्मूला। ठीक है। जी तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना कर लो, इनको मैं तुम्हें डिटरमिनेंट मेथड सिखा देता हूँ क्या करना है। इसी एक्स बी एक्स और आई डॉट आई, इससे कर लें पहले इसे, हाँ ऐसे ही कर ली। पहले ऐसे ही कर लेते हैं, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, ए एक्स आई का, मान लो आई से डॉट क्रॉस लेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स एक्स बी एक्स आई डॉट आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई आई क्रॉस आई, सॉरी वो जीरो होता है ना, आई क्रॉस आई जीरो होता है। जी। फिर हम प्लस करेंगे और ए एक्स बी बी वाई वाई और आई क्रॉस जे, ठीक है। जी सर। और तीसरे वाला ए एक्स बी जेड बी जेड और आई क्रॉस के। जी। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस आई, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले किसे रखना है बाद में किसे रखना है तो इंपॉर्टेंट है, तो हम जे क्रॉस आई रखेंगे, ये ध्यान रखना है। फिर ए वाई बी वाई और जे क्रॉस जे, जी सर। और ये हो जाएगा जे क्रॉस के, ठीक है। तीसरा ए जेड बी एक्स से शुरू होगा। बिल्कुल, के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे और ए जेड बी जेड के क्रॉस ये, सॉरी के क्रॉस के, राइट। तो पहले से आधे जीरो वाले काट देंगे। हाँ, जो आई क्रॉस आई है जे क्रॉस जे है वो तो सब जीरो आ जाएगा, वो तीनों कट जाएंगे। ये कट गया ये कट गया ये कट गया। और जो आई क्रॉस जे होता है वो क्या आता है, आई क्रॉस जो होता है के, हाँ, तो इसकी जगह प्लस के आ जाएगा। और आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के होता है माइनस जे। माइनस जे, सही है, ठीक है। इन सब की जगह और जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई होता है माइनस के। सही है। और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के पॉजिटिव आई। बिल्कुल सही। और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव जे। और के क्रॉस जे, और नेगेटिव आई। सही, ठीक है ना। अब हम जी क्या सर। करेंगे, आई को कॉमन ले लेंगे, बाकी एक्सप्रेशन एक साथ ले आएंगे, है ना, तो आई जे के में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है, क्लियर है, राइट। चलिए, तो यहाँ से हमें एक अर्थ भी मिल गया। अब मैं आपको डिटरमिनेंट मेथड बताता हूँ कि हाउ यू कैन यूज दैट मेथड टू
get the expression of a cross. ठीक है, बताते हैं अभी? जी 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 ज्यादा तो नहीं हो रहा, देख लेना। समझ रहा हूँ सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जैसे मान लो वेक्टर ए है, चलिए तो ये वेक्टर आपका ये आ गया, तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे ठीक हो जाए। पहले लिखेंगे आई जे के और फिर कोफिशिएंट्स ऑफ ए, यानी ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी के कोफिशिएंट बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, जी फिर हम लिखेंगे यहाँ पे आई एक ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट। क्लियर? जी और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि जब आई के क्वेश्चन को लिखेंगे तो ये एक तरह से हटा दें, और जो बाकी चार टर्म्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जैसे लेते थे वैसा लेना है। जैसे ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, अच्छा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। सही है? बी जेड माइनस बी वाई, ठीक है। अब मुझे जे वाला टर्म लिखना है, तो जे वाले टर्म के लिए क्या करूंगा मैं? और लेफ्ट से राइट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ये वाली टर्म चली जाएगी, और ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। बी जेड माइनस बी एक्स जी। और के में लेफ्ट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, है ना? के में ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। लिख दिया सर। ठीक है, तो ये हमने चलो ये सीख लिया कि अगर वेक्टर ए और बी में गिवन होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना। अब इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। फिर से वही देखते हैं कि मान लो वेक्टर गिवन है आपको 2i 3j 4k, और बी वेक्टर गिवन है आपको i j k। ठीक है, अब क्या करना है, हमें करना है, पूछा गया हमसे कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एंड। फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both vector A and vector। तो क्या करना होगा इसमें? दोनों को परपेंडिकुलर है ना, बड़ा तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज क्या आने वाला है?
सर क्या किया? परपेंडिकुलर टू बोर्ड तो वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। हाँ बट यूनिट वेक्टर निकाला कैसे, मतलब मेथड क्या आपका? सर इनटू बी क्या रहता है ना, ये मतलब इसमें स्टेप्स क्या फॉलो किया आपने, क्या सोचा? एक्चुअली यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, पहले तो एक वेक्टर चाहिए ना, क्योंकि वेक्टर को अगर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर अपने आप आ जाएगा। तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर ए क्रॉस बी किया जाए, ए क्रॉस बी, तो हमें क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी करेंगे और मुझे याद करो ना कि ए क्रॉस बी में जो एन कैप था वो क्या था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स एन, दोनों से, हाँ डायरेक्ट, है ना? यानी वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर था और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर था, राइट? जी सर। तो जब भी हम ए क्रॉस बी एक क्रॉस बी निकालेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो ए और बी दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर। एन कैप, एन कैप नहीं बोलना, एक को सी वेक्टर मिल गया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए क्रॉस बी से हमें एन कैप नहीं मिला अभी, ए क्रॉस बी से हमें एक वेक्टर मिला है और उस वेक्टर को जब उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तब हमें एन कैप मिलेगा, हाँ समझ गया। है ना? एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, पर ए क्रॉस बी से हमें क्या मिलता है, हमें कंप्लीट वेक्टर मिलता है, अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। समझ आ रहा है? जी तो चलो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। तो ए क्रॉस बी से क्या आने वाला है, क्रॉस आई जे के 2 3 4 1 1 1, ये थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ब्रैकेट 4 माइनस 3 2 minus 3। क्या ये वेक्टर आपको मिल रहा है? तो ये तो क्रॉस सोल्यूशन हो गया ना दोनों का। हाँ तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, आपको वेक्टर मिल गया ना, ये देखो ना ध्यान से, जो स्क्रीन पे लिखा है आप देखो, चेक करो, क्या यही आएगा? देखो तो ये मिल गया हमें -i + 2j एंड -k। देखो ध्यान से क्या ये मिल रहा है आपको, यानी ए क्रॉस बी से मुझे फाइनली ये मिला -i + 2j -k। सर जे प्लस कैसे हुआ? नीचे देखो जो ब्रैकेट लिखा है मैंने, हाँ तो उसमें माइनस के लिए किया गया था, है ना? तो i अच्छा था, अच्छा i के बाद क्या हम ये लिखते हैं ना, i -j एंड देन +k, हाँ ठीक है सर। और ब्रैकेट के अंदर क्या आता है वो देखो, हाँ ब्रैकेट के अंदर तो इसमें तो नेगेटिव चले गया, तो इसमें नेगेटिव चले गया, तो इसमें बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल, ठीक है ना? सॉल्व कर पा रहे हैं, देख रहे हैं, जी सर समझ गया। ठीक है ना? चलिए अभी तो हमें खैर -i + 2j -k मिला है, अब हमें क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर। तो एन कैप कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें,
सो बेसिकली मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 का स्क्वायर यानी 1 + 4 + 1 का अंडर रूट। देखो क्लियर है? एक सेकंड सर, देख लो अच्छे से। ये इसका मैग्नीट्यूड उससे जो इक्वेशन थी, हाँ, ax का स्क्वायर + ay का स्क्वायर az का स्क्वायर का अंडर रूट, जो फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, हाँ हाँ वो फॉर्मूला तो याद है। है ना? तो i का जो कोफिशिएंट है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर + j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। आई का कोफिशिएंट जो 2 है ना सर? 1 है बेटा, -1, ये वाला वेक्टर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर जो निकाला है मैंने। अच्छा ऊपर वाले से करेंगे। हाँ हाँ अच्छा ठीक भाई, है। वो हमें a क्रॉस b के जो परपेंडिकुलर था वो मिल गया ना, हमें a और b के परपेंडिकुलर। जी ये हमारा वेक्टर है -i + uj - k, वो वेक्टर है जो a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है। +1 अंडर, समझ गया। समझ गया ना? जी उसी का मान, ठीक है। तो अंडर रूट में हो जाएगा ना फिर? हाँ यही आंसर है फाइनल। हाँ फाइनल ये आंसर है। √6 नीचे √6 आ जाएगा भाई, नीचे देखो ना, 1 + 4 + 1 का रूट, √6 आ गया ना। I + 0 ये 1√6। इसको C बोल दूं ना? हाँ, ऊपर वाला वेक्टर c है और नीचे वाला c कैप है या n कैप है, क्योंकि c के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए ना हमने। जी हो गया सर। तो आज का जितना भी किया हमने सब समझ में आ गया। जी सर समझ आ गया। तो आप बुक कौन सी फॉलो करते हैं क्वेश्चंस करने के लिए? सर NCERT है वो। ठीक है, एनसीईआरटी है। और एक बुक और भी फॉलो कर सकते हैं, एसएल अरोड़ा। तो मेरे पास शायद से कोई बुक है, अभी चेक नहीं किया। आपने कौन सी बोली अभी? भाई वो डिपेंड करता है आपके स्कूल में क्या लगी है, मतलब एक एसएल होती है, प्रदीप है, एसएल है। हाँ सर स्कूल में हमें बस अभी NCERT करा है बस। ठीक है, एनसीईआरटी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है। कौन सा स्कूल है आपका? फादर एग्नम, नोएडा। ओके। पूरा देख लीजिए आज का जो भी है ना, रिवाइज कर लीजिए, कोई चीज पूछनी है पूछ सकते हैं।
नहीं सर, समझ आ गया सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो है ना, फिर क्लास को यहीं एंड करें? ठीक है सर। चलिए ठीक है बेटा। थैंक यू सर।